बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर ज्योति जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन, बढ़िया। प्रणाम, डॉक्टर वंदन। जी, आज आपने बहुत बढ़िया सुंदर क्लास करवाई, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए भाई साहब, आगे क्लास को बढ़ाएं। अरे मैं आज के चीफ गेस्ट आदरणीय ज्योति डॉक्टर। बहुत अच्छा हुआ। जी जी, गुड मॉर्निंग ज्योति। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत अच्छा क्लास। आमंत्रित कर अभी लो। बीर अभी अभी महाराष्ट्र बीर जिले के सभी योग शिक्षक को कहना चलो होगा। आमंत्रित कर लो इनको, इनके माध्यम से मिले हैं आज के योग शिक्षक। हो जरूर। चलिए, तो मैं आज के चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर शंकर जी त्रिपाठी जो मेजबाई जिला वीर से उनको आमंत्रित करता हूँ। वो आए से सम्मान मंच पर आमंत्रित है, अपना उद्बोधन है। आदरणीय डॉक्टर शंकर जी त्रिपाठी। सर्वप्रथम सर्व हमारे भाव को सादर प्रणाम। ओम ओम। ओम। अभी वैसे पूर्व कल्पना न देते हुए हमारे मिसेस पर्टिकुलरली हमारे मैडम ज्योति मैडम ने देर रात को मुझे बताया कि आपको कुछ बोलना है और आहार के ऊपर। मुझे लेट नाइट पे समझ में आया कि अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है आप सभी लोगों को मालूम है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चलाने के लिए हमें एक अच्छे शरीर की आवश्यकता होती है और वो अच्छा शरीर निर्माण करने के लिए अच्छा आहार होना चाहिए। हम जब देखते हैं कि हमारे आहार में क्या क्या हो सकता है, ये आहार हम जो लेते हैं उसके क्या कार्य है। एक तो शरीर को उत्पन्न करना है, दूसरा उसकी ग्रोथ करनी है, और तीसरा उसकी जो नियमित हलचल रहती है वो करनी है। वो सभी कार्य हमारे आहार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उसकी उत्पत्ति कैसी होती है ये थोड़ी साइंटिफिक दृष्टि से मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। आप सभी लोगों को उसके बारे में पता होगा। हमारे शरीर की उत्पत्ति शुक्र पेशी और अंड पेशी का यूनियन होके होता है, और ये जब उसको जायगोट कहते हैं, इसका दिस इज अ वन सेल। मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि मैं थोड़ा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूं प्राध्यापक के बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश आती है, इंग्लिश वर्ड आता है, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो ये जायगोट जो है दिस इज अ वन सेल, और इसके एक सेल से मल्टीप्लाई होके मिलियंस ऑफ द सेल बनती है। और हमारे शरीर में जो 8 सिस्टम्स है वो कैसे बनती है, पहले तो सेल रहती है, बाद में सेल सिमिलर फंक्शन करने वाले जो पेशियां होती है वो एक इकट्ठा होती है तो उसको टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू एक जगह पे आके ऑर्गन बनती है। ऑर्गन सेम फंक्शन करने वाले ऑर्गन जब काम करते हैं साथ में तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब सिस्टम जो है, तो 8 सिस्टम्स दे आर देयर इन आवर बॉडी। ये इसी तरह उसकी उत्पत्ति करने के लिए राइट फ्रॉम सिंगल सेल टू मिलियंस ऑफ द सेल्स, एक सेल से मिलियन सेल्स बनाने के लिए भी आहार की जरूरी होती है। यानी कि माता को जिस प्रकार का आहार दिया जाता है उसी प्रकार उसकी ग्रोथ यानी कि बढ़ हो जाती है। जब उत्पत्ति होती है, बर्थ होता है, तभी वो फीटस की साइज जो रहती है तो 18 to 20 इंचेस रहती है, और वेट जो रहता है वो 2 to 4 किलो रहता है। अभी 2 to 4 किलो से लेके अभी 70, 75, 80 किलो तक उसको बढ़ाना, और
18 to 20 इंचेस से लेके 60 to 70 इंचेस उसको बढ़ाना इन अडल्ट लाइफ तक, ये सभी कार्य, उसको वेट बढ़ाने का, उसके हाइट बढ़ाने की, ये सभी कार्य ये आहार से ही हो जाती है। आहार यानी कि आहार में क्या होता है? आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ यानी कि लिपिड्स, मिनरल्स, ये सभी इंक्लूड, और विटामिन्स, ये आहार में समाविष्ट होते थे। वो आहार कैसा लेना चाहिए? वो आहार सात्विक लेना चाहिए। सात्विक आहार यानी, सात्विक आहार यानी कि क्या होता है? अदर आहार क्या होते हैं? तो तामसिक और राजसिक आहार लेना नहीं चाहिए। तामसिक और राजसिक आहार लेने से मन और बुद्धि विकृत बन जाती है। तो सात्विक आहार में क्या आता है? तो सात्विक आहार में हमारे वात पित्त कफ सम रखने वाला जो आहार रहता है उसे सात्विक आहार कहते हैं। वो सात्विक आहार लेने से हमारे शरीर की बढ़, ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। और इतना ही नहीं, तो हमारा जो मन और बुद्धि विकसित होने का कार्य भी आहार से होता है। पुराने जमाने प्रकांड पंडित, आयुर्वेद के प्रकांड पंडित चरक, उन्होंने एक आपने शिष्यों को एक क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था, कुरुक 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 यानी कि कौन निरोगी है? इसका अर्थ कई शिष्यों को समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें एक वाग्भट्ट नाम का उनका एक शिष्य था, उसको समझ में आया और वो बोला कि जिस ऋतु के नियम अनुसार जिसका आहार लेता है वही निरोगी होता है। यानी कि मित भूख, ऋतु भूख, यानी कि ऋतु के अनुसार जो आहार लेने वाला ही निरोगी होता है। वो आहार कैसा लेना चाहिए, कभी लेना चाहिए, उसके क्या टप्पे होते हैं? मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो प्रातःविधि करके, कुछ व्यायाम करके, प्राणायाम आसन करके, वो सब करने के बाद आधे घंटे के बाद ही हम ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट 8 to 8:30 उसके बीच में होना चाहिए। उसके बाद 4 to 5 आवर्स के बीच के बाद में ही आप लंच ले सकते हैं, और उसके बाद 5 to 6 आवर्स के बाद ही हम डिनर लेते हैं। सो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो अंकुरित पदार्थ रहते हैं वो लेना चाहिए। उसके साथ दूध। जब खाने में, दोपहर के खाने में जो आहार रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, विटामिन, ये सब भरा हुआ होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें रहता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ये जो है हमारे ज्वार, राइस, बाजरी, ये जो धान्य है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहती है। और प्रोटीन्स ये जो है कि हमारे पल्सेस में रहता है। ये पल्सेस यानी कि हम उसमें कहते हैं कि तूर है, हरभरा है, जो उसके 2 दाने हो सकते हैं, उसको पल्स कहते हैं, पल्सेस। उसमें प्रोटीन्स रहता है और उसका प्रमाण ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण थोड़ा कम होना चाहिए। एंड देन स्निग्ध पदार्थ, लिपिड्स, यानी कि आहार में जो दूध और तेल रहती है उसको स्निग्ध पदार्थ में आता है, वो सब सम प्रमाण में होने चाहिए। उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मीडियम होना चाहिए, और स्निग्ध पदार्थ थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसे उसमें खाने का अलग अलग से डिवीजन करके वो खाना चाहिए। उसमें प्रोटीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से हमारी ग्रोथ हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ द सेल्स रहते हैं, मैंने आपको बोला, और डे टू डे की एक्टिविटी करते टाइम वो सेल्स जो मृत सेल हो जाती है वो मलमूत्र और पसीना से बाहर फेंक निकाल दी जाती है, लेकिन उसी की जगह पे नई सेल्स आती है।
और वो नई सेल्स निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। और वंस द सेल प्रिपेयर यानी कि सेल आने के बाद उसको ताकत देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकलती है और उसको बढ़ाने के लिए विटामिन की जरूरत रहती है। विटामिन में विटामिन ए, बी, सी और डी ऐसा डिवीजन किया वाला है। तो विटामिन ए जनरली कैरेट्स में रहता है, पपायाज में रहता है। तो विटामिन बी जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स यानी कि फल उसमें भी रहता है, और मेनली राइस में वगैरह रहता है। राइस का जो कवर रहता है उसमें रहता है। विटामिन सी अम्ल पदार्थ, पर्टिकुलरली जो सिट्रस फ्रूट रहती है यानी कि लेमन, देन आंवला, इसमें विटामिन सी रहता है। और विटामिन डी जो है नेचुरल लाइट में रहती है। जो आदमी एसी में रहता है 24 घंटे, तो उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है। वो डेफिशिएंसी होने के बाद डिफरेंट डिसीजेस हो जाती है। तो डिसीजेस के बारे में अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो विटामिन डी है तो धूप में जाने से अर्ली इन द मॉर्निंग उसमें विटामिन डी रहती है। तो ये सब विटामिन ए, बी, सी, डी का ही कॉम्बिनेशन उसमें जरूर रहती है। और खनिज जो रहता है यानी कि मिनरल्स, उसमें आता है कैल्शियम, फॉस्फेट, मैंगनीज, ये सब आयरन, ये सब भी उसमें कुछ अंश तक होना चाहिए। ये समतोल आहार सात्विक आहार में आता है। तामसिक आहार और राजसिक आहार जो है उसमें आता है मांस, मच्छी, अंडी। ये खाने की जरूरी नहीं है। अगर आपने सात्विक आहार लेते हो संतुलन में, तो ये मांस, मच्छी, अंडी खाने की जरूरी नहीं रहती है। उसमें हम जब देखा जाए तो बड़े बड़े जानवर जो है, जैसे कि अभी हाथी है, गेंडा है, बैल है, ये तो खाली सात्विक आहार लेते हैं, यानी कि मांसाहारी नहीं है। तो मांसाहारी जो रहता है उसकी मन और बुद्धि बड़ा विकृत बन जाती है, हिंसक बन जाती है। इसलिए सात्विक आहार लेना चाहिए। तो कौन से नियम खाने के बारे में होने चाहिए? जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो प्रसन्न वातावरण में बैठना चाहिए, स्वच्छ जगह पर बैठना चाहिए, एकाग्रता से खाना खाना चाहिए। खाते टाइम उसका चर्वण जो रहता है, च्यूइंग, वो अच्छी तरह से होना चाहिए, यानी कि 32 टाइम्स। नेचुरली इट इज सेड दैट 32 टाइम्स यू हैव टू ईट, यानी कि च्यू करना है। तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि जब अच्छी तरह से चर्वण किया तो हमारे मुंह में जो सलाइवा रहता है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और हमारी जो इसोफेगस रहती है वो 40 सेंटीमीटर का है। उसमें से जो जब उलझ जाती है, अगर उसमें सलाइवा अच्छी तरह से मिक्स होता है तो वो घर्षण निर्माण नहीं होता है, अच्छी तरह से पास होता है और डाइजेस्ट होने के लिए वो यूजफुल है। जब हमारा जो खाना है वो जो पेट में जाता है तो पेट में हर एक तरह के पाचन रस निकलते हैं। उसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का रस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सेल्स रहते हैं, हर एक वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में 5 प्रकार के सेल होती है। तो खाने के बाद वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके ऊपर एक्ट करता है। वो जो भी खाना खाया हुआ है उसको स्प्लिट करता है, यानी कि उसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ उसमें से ग्लूकोज निकलता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड निकलती है, स्निग्ध पदार्थ से लिपिड से फैटी एसिड्स निकलती है। वो सब करने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहता है। और वो स्टमक यानी कि आमाशय, उसका जो कैपेसिटी है 1.5 लीटर से 2 लीटर तक। तो उसमें जब हम खाना खाते हो तब आधा स्टमक जो है, आमाशय,
वो खाने से भरना चाहिए। 1/4 उसमें वाटर रहना चाहिए, जो पानी हम पीते हैं वो 1/4 होना चाहिए। और अमाशय का 1/4 भाग जो है वो रिकामा होना चाहिए, क्योंकि उसमें एयर रहती है, और एयर रहने की वजह से वो खाना जो है कि आगे अच्छी तरह से वो पुश हो जाता है आगे तरफ, क्योंकि वो अमाशय का काम खाली स्टोर करना है। जब उसमें वो रखने की ताकत अमाशय की 3 आवर्स तक वो रख सकता है खाना, उसके बाद वो नहीं रख सकता। उसके बाद में वो प्रोपोल कर किया जाता है आगे, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर देयर, और उसमें से वो पाचक रस अगेन उसमें पाचक रस आ जाती है, और वो खाना डाइजेस्ट होता है, पचन होता है, और देन वेरियस कैपिलरी से वो खाना अंदर लिया जाता है। कि जैसे वो खाने की वजह से हमारे अंदर जो रस, रक्त, मांस, मद, अस्थि, मज्जा, धातु, ये 7 प्रकार के धातु उससे निर्माण करने के लिए ये खाना, समतोल खाना, सात्विक खाना ये इम्पोर्टेंट है। ये खाने के बाद, और खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीने का है। क्यों? तो अगर आपने खाने के बाद इमीडिएटली पानी पिया, तो मैंने आपको बोला कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है अमाशय में वो डाइल्यूट हो जाती है। वो साइंटिफिक रीजन है उसको। तो डाइल्यूट होने की वजह से उसका जो प्रक्रिया करने का कार्य है वो कम हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसलिए वो पानी जो पीने का है वो कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट बाद, खाना खाने के बाद पीना चाहिए। ये सब नियम जरूरी है। और आहार के बारे में, जो अच्छे तरह से आहार लेता है उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। जो सात्विक आहार लेता है उसकी मन और बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है। उसमें हिंदी में कहावत है, जो जैसा खाए वो वैसा मन पावे। यानी कि आप अगर अच्छी तरह से सात्विक आहार लिया तो आपका मन और बुद्धि अच्छी तरह से काम करेगा। आप अगर राजसिक तामसिक खाना खाते हो तो आपका मन और बुद्धि विकृत हो सकता है। तो इसी सब बारे में अपने ध्यान रखनी चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट लेते हो, अभी जब उठते हो मॉर्निंग में, तब पानी पीना चाहिए। उठने के बाद एक्सरसाइज, प्रातःरुद्धि करने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के हर एक प्रकार है, रनिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, प्राणायाम, आसन है। तो कौन सा भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उसके बाद आधे घंटे के बाद अपना स्नान करना चाहिए। उसके आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट लेनी चाहिए। देन 4 to 5 आवर्स के बाद लंच लेनी चाहिए। लंच में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और कुछ फल उसमें रहने चाहिए। यानी कि सब मित आहार जो रहता है तो समतोल आहार बन जाती है। उसके बाद छाछ लेनी चाहिए। और रात में जब खाना खाते हो तो उसके बाद सोते टाइम दूध लेना चाहिए। और रात का जो खाना खाते हैं वो जल्दी खाना चाहिए, यानी कि 7 to 8 PM के बीच में 8 PM तक आप खा सकते हो। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 9 PM तक, क्योंकि रात का खाना खाने के बाद कम से कम 2 to 3 आवर्स सोना नहीं है। अगर आप जल्दी सोते हो खाना खा के तो उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। ये सब हर एक नियम फॉलो करने हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डिटेल्स में थोड़ा बहुत मैं आपको बोल दिया। अभी किसी को अगर किसी की क्वेश्चंस, क्वेरीज हो तो उसके बारे में बोल सकते हो। धन्यवाद। जी ओम, रमेश मेहरा, नर्मदापुरम से। यस सर, ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, इसका क्या कारण है? रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा नहीं है। रात्रि सोते टाइम दूध पीना चाहिए। पानी तो जरूरी है, दो खाने में पानी ही पीना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके बीच में दूसरा कुछ नहीं लेना चाहिए, पानी ही पीना चाहिए।
रात को भी खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद पानी ही पीना चाहिए। पानी ही मेन तत्व है। खाली सोते टाइम दूध पीना चाहिए। इसका कारण यही है कि मैं जो बोला कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण होती है, और रात को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण होती है तो वो इरोड करती है हमारे अंदर। तो किसी किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, किसी किसी को अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। ये नहीं होना, इसलिए मिल्क लेना, दूध लेना, दूध इज न्यूट्रलाइजिंग दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोते टाइम लेना है, नहीं कि बाद में अभी खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद सोना है रात को, और सोते टाइम दूध लेना है। उसके बीच में तो पानी ही पीना है। जी ओम सर, एक प्रशिक्षण में हम गए थे, उसमें ये बताया गया कि जो यूनिवर्सल नियम है उसमें कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी रात्रि में पानी नहीं पीता है, इसलिए हमें भी पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा बताया। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। रात्रि में जानवर पानी नहीं पीता है क्योंकि उसको रात में दिखाई नहीं देता वगैरह, वो अलग कारण है। लेकिन साइंटिफिक रीजन मैं बता रहा हूँ। साइंटिफिक रीजन, अगर हम खाना खाने के बाद अगर पानी रात्रि में नहीं पीते हैं जी तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सेमी सॉलिड नहीं बनेगा, जी 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 और उसका पाचन अच्छे तरह से नहीं होगा। अगर पानी नहीं पियोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाएगा जी और एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो जी पानी तो पीना ही है, खाली सोते टाइम दूध पीना है। जी। और सर ओम, दूध के संबंध में भी ये बताया गया कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसका पीएच 10 होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी ये तो डिपेंड्स। इसमें कैसा रहता है कि वात पित्त कफ प्रवृत्ति, जो अलग अलग प्रवृत्ति है, जिसको ज्यादा पित्त वगैरह होता है उन्होंने नहीं पीने का है। क्योंकि लेकिन साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब देखा जाए तो दूध पीना अच्छा रहता है, क्योंकि रात का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है अमाशय से, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए दूध की जरूरत रहती है। लेकिन किसी किसी लोगों को कफ वगैरह का प्रॉब्लम होती है, उन्होंने वो दूध नहीं पीने का, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से है। इन जनरलाइज दूध पीने का है, जिसकी प्रकृति उसको साथ नहीं देती है और जिसको कफ प्रकृति है, उन्होंने दूध नहीं पीने जी जी ओम डिसाइड करना है। जी ओम। जी हाँ जी हाँ जी सर माननीय। ये मैं पहले दवा खाऊं या दूध पीऊं, सोने के पहले दवा खाऊं या दूध पीऊं, जबकि निर्देश है कि सोने के पहले दवा खा लेना है। तो पहले दवा खाएं या दूध पिए? आप कौन सा दवा लेते हो सर? हेलो, हृदय अमृत बटी। हाँ नहीं नहीं, वो अभी जनरली हम क्या करते हैं, कौन सा भी दवा जो है तो खाना खाने के बाद देते हैं। मैं तो अभी बोला कि खाना कब खाना है, रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ही खाना खाना है, उसके बाद नहीं तो 10 बजे सोना है तो आपको 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, बराबर। और खाना खाने के बाद दवा लेना है, सोते टाइम दूध लेना है। सोते टाइम 3 घंटे का टाइम है बीच में। जी हाँ जी हाँ, तो पहले दवाई लेना है ना, रात में सोते टाइम ही दूध पीना है। अच्छा ठीक है ठीक है। ओम सर, एक प्रश्न और है। हम लोग बचपन में दूध रोटी खाते थे, दूध रोटी, हाँ हाँ, इसका क्या प्रमाण है सर, दूध रोटी? तो दूध रोटी खा सकते हैं ना, क्यों नहीं खा सकते? हेलो, दूध रोटी अच्छा रहता है। वो दूध क्यों खाने का है, तो दूध को पूर्णान्न कहते हैं। वे उसमें पूरे विटामिन रहते हैं। हम जो डिफरेंट फल लेते हैं, कि वो मैंने बोला कि विटामिन ए कैरेट में रहता है, बी अभी राइस के फल इसके कवर में रहेगी, सी सिट्रस फूड में रहेगा, ये सब जो है तो दूध में रहता है। दूध इज पूर्णान्न, उसको पूर्णान्न कहते हैं। उसमें विटामिन, सभी विटामिन रहते हैं। तो दूध के साथ अगर रोटी लेते हैं तो पूरे विटामिन और कार्बोहाइड्रेट उसमें आ जाते हैं। तो दूध रोटी लेने में कोई हर्ज नहीं है। ओम जी सर। ओम सर, ओम। बहुत सुंदर आपने आहार के बारे में जानकारी दी कि एक सेल्स से लेके टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन्स और उस
को बढ़ाने के लिए जो सात्विक आहार की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी है, उसमें कुछ थोड़ी सी मेरा एक निवेदन है कि जो विरुद्ध आहार हैं, जैसे दूध के साथ खटाई या इस टाइप की कुछ चीजें हैं, मैंने कहीं जैसे पढ़ा कि दूध के साथ गुड़ भी नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा विरुद्ध आहार के बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर समय के रहते देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। नहीं, विरुद्ध आहार बोले तो कैसा रहता है, उसमें मिल्क और बनाना, ये जैसा जो आहार रहते हैं विरुद्ध आहार, यानी कि उसमें खाने में जो पाचन करने के लिए जो डिफिकल्टी निर्माण करता है, पर्टिकुलरली जैसे कि हम बोलते हैं कि दूध और मिल्क उसके साथ नहीं लेने चाहिए, बराबर है। तो विरुद्ध आहार यानी कि जो आहार उसमें डाइजेशन करने के लिए जो प्रोडक्ट, जो भी फूड हम लेते हैं वो बाधा निर्माण करती है, वो उसके साथ नहीं लेना है, उसको विरुद्ध आहार कहते हैं। ये सिंपल सा है। दूध और खट्टे फल खाने का और दूध और ये विरुद्ध आहार है, ये नहीं खाने का, ऐसा है, बराबर है। हेलो, हाँ, दूध और केला नहीं खाने का सर। हाँ, तो विरुद्ध आहार बोलते हैं उसको। लेकिन पहले से दशहरा जब मनाते थे तो उसमें दूध के साथ खाली मैंगो खा सकते हैं, दूध के साथ कोई अदर ये नहीं, बनाना वगैरह नहीं खा सकते। गुड़ के लिए भी कहीं लिखा था सर कि गुड़ भी नहीं खा सकते, ऐसा कुछ। गुड़ यानी कि उसमें ग्लूकोज रहती है, तो ग्लूकोज तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो विरुद्ध आहार नहीं है। गुड़ यानी कि शक्कर और दूध हम लेते ही है ना, गुड़ में ही शक्कर रहता है, तो उसको विरुद्ध आहार कैसे कह सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ, सर जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें कुछ लोग बॉम्बे के डॉक्टर हैं, कुछ साउथ के हैं, वो कहते हैं नो एनिमल फूड इन द सेंस कि आपका मतलब गाय का दूध भी नहीं चलेगा, शहद भी नहीं चलेगा, कोई भी एनिमल फूड नहीं होना अगर स्वस्थ रहना है। तो ये बात कहाँ तक सार्थक है और कहाँ तक सत्य है? जी ओम। नहीं, वो आपका क्वेश्चन कि एनिमल फूड कौन सा भी लेने का नहीं है, दूध वगैरह नहीं लेने का है, ऐसा बोलता है क्या? जी, उनका कहना यह है कि जो भी फूड एनिमल से प्रोड्यूस हो रहा है, मांस, मच्छी, अंडे वगैरह ये जो है वो एनिमल फूड नहीं लेने के है। नहीं, लेकिन सर वो तो अभी वो तो दूध का भी मना करते हैं कि दूध भी नहीं होना, शहद भी नहीं होना, जो एनिमल प्रोड्यूस करता है फूड, वो फूड नहीं चाहिए अगर स्वस्थ रहना है। क्या बोला है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कि दूध तो पूर्णान्न है, शहद भी अच्छा है, लेकिन वो जो आप साउथ के डॉक्टर बोल रहे हो कि ये नहीं लेनी है, एनिमल फूड है, तो एनिमल फूड बोले तो उसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि दूध तो पूर्णान्न है। अभी एनिमल वो तो ह्यूमन इज आल्सो एनिमल, यू नो, हमारी माता, तुम, मैं, सब एनिमल ही हो। एनिमल फूड नहीं लेना, दूध नहीं लेना, तो माता का दूध नहीं लिया तो कैसे होगा? हेलो, सुनते हो ना? जी सर, लेकिन वो आप वी आर आल्सो एनिमल्स, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा सर, लेकिन वो उन्होंने एनिमल फूड नहीं लेना तो फिर वो बच्चे की वाट कैसे होगी? वो माता का दूध तो लेगा ही है ना। लेकिन उन्होंने बड़े दावे के साथ, बड़े सार्थकता के साथ में, और बड़े बड़े आईएएस लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न सदन में रखा आपके समक्ष कि ये जो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि नो एनिमल फूड, यानी कि शहद भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, गाय का दूध भी कैंसिल कर दिया, और भी जो एनिमल प्रोड्यूस में जो भी आते हैं वो सारे बंद करने का बोले अगर स्वस्थ रहना है तो इसलिए आप से मैंने पूछा सर कि ये बात कहाँ तक सही है या इसमें कहाँ तक सार्थकता है, तो सदन के सामने बताया जाए। मुझे साइंटिफिक दृष्टि से ये योग्य नहीं है। अभी अलग अलग की पैथी रहती है, मेरी एलोपैथी है, वो आयुर्वेद की पैथी रहेगी, होम्योपैथ की रहेगी, यूनानी रहेगी, और उसमें कौन से पैथी का डॉक्टर कौन सा क्या बोलता है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन एक्चुअली एलोपैथी में जो बोला है कि वो एनिमल में के जो दूध प्रोडक्ट जो है, मिल्क प्रोडक्ट है, दे आर वेरी नाइस, हैविंग पर्टिकुलरली ऑल द विटामिन्स।
तो अभी इट डिपेंड्स आपको क्या फॉलो करना है। मैंने तो आपको प्रति क्वेश्चन किया है कि ह्यूमन इज आल्सो एनिमल। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है कि एनिमल फूड नहीं लेना, तो फिर ह्यूमन का मिल्क भी नहीं चलेगा, माता का मिल्क भी नहीं चलेगा, तो क्या लेंगे? ये प्रॉब्लम है। सो इट डिपेंड्स ऑन पैथी। तो कौन सा पैथी के डॉक्टर बोलता है वैसा, आई डोंट नो। ये सर पार्टिकुलर एज के लिए है, एज फैक्टर के लिए जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, तो ये तमाम चीज जो है एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो एक वो फैक्टर होता है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट लेना भी कंपलसरी होता है। प्रोटीन, विटामिन, हाइट ग्रोथ के लिए, आई साइट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको एक वो फैक्टर एज, जो ग्रोथ पीरियड होता है हाइट ग्रोथ के लिए एक एज होता है, उस एज तक एनिमल प्रोडक्ट को तो लेना ही है। लेकिन एज के बाद, एक खास एज के बाद जो होता है वो फैट ही बढ़ाता है, वेट ही बढ़ाता है, कुछ काम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। एक खास फैक्टर जिस ग्रोइंग पीरियड में रहता है, ग्रोथ पीरियड रहता है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, जो भी हो, इसके लिए जो है होना, लेना तो बहुत ही जरूरी है। चाहे विज्ञान कहे, साइंस के, एविडेंस कहे, ये प्रामाणिकता के आधार पर मैं भी बहुत जगह से, जैसे विमल छाजड़ हो गए और से जो राय चौधरी हो गए, इन लोगों का थोड़ा बहुत इशारा और सहारा मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने समझ लिया। यू आर करेक्ट। हियर यू आर नाउ पर्टिकुलरली जो लोगों को हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, ब्लॉकेजेस है, वो लोगों को तो परहेज करना जरूरी है। उसमें जो है कि जो लिपिड प्रोडक्ट जो है, जो मांस, मच्छी, अंडी, यानी कि मिल्क में भी लिपिड डिपेंड्स रहता है। गाय का दूध और भैंस का दूध, उसमें भी लिपिड भैंस के दूध में ज्यादा रहता है। तो ये जो स्निग्ध पदार्थ है वो कम करने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जिसको बढ़ा है तो एज के हिसाब से है, यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बैन कर दिया, एनिमल फूड इज अ बैन, नॉट लाइक दिस। बट जिसको जो आजार है कि पर्टिकुलर बीमारी है, जिसका एज बढ़ गया है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने अवॉइड किया तो इस ओके। ये तो हम भी बोलते हैं कि अभी ये कम कर दो, मांस, मच्छी, अंडे खाना कम कर दो, स्निग्ध पदार्थ खाना कम कर दो। मिल्क का भी लेना है तो आप छाछ लीजिए, पूरा मिल्क नहीं लेना है। ये डिपेंड्स ऑन योर जो बीमारी है उसके ऊपर और उस एज के ऊपर है। जब एज बढ़ती है, सिनाइल बन जाता है, ओल्ड एज बन जाती है, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, तब वी कैन अंडरस्टैंड। बट नॉट लाइक दिस द एनिमल फूड्स आर बैड राइट फ्रॉम बिगिनिंग। जी ओम सर ज्यादातर इनका परसेप्शन ये है, जैसे भारती जी जैसे बता रहे थे सर, तो इसमें सर इसमें ज्यादातर ये कैसे, जैसे ये बताना चाह रहे थे कि बहुत जो ISX के लोगों का एग्जांपल दिए साउथ इंडिया का, तो एक जो एनिमल फूड में जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो एक अपने मन में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि हमको अंडे से परहेज करना है, दूध से परहेज करना है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उनका खुद का परसेप्शन होता है कि सी फूड हमको अवॉइड कर देना है, मिल्क अवॉइड कर देना है। और उस परसेप्शन को, क्योंकि एक अपने होते हैं ना कि अगर आप किसी प्रोफाइल से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा आगे बात को बढ़ा दें। जी सर। हाँ, मैं तो बोला नहीं कि ये डिपेंड्स ऑन पैथी। तो एलोपैथी जो अभी रूटीन चल रहा है कि वो जब मेडिकल कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं उसको एलोपैथी कहते हैं, और जो होम्योपैथ रहता है, यूनानी रहता है या आयुर्वेद रहता है, उसमें थोड़ा अलग अलग रहता है। और मैं अभी मानव भाव ने जो बोला कि उससे एग्री हूँ कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसके प्रॉब्लम हार्ट के रहते हैं, वो एज बढ़ जाती है, उनके लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। और एनिमल फूड में मेनली मांस, मच्छी, अंडी आ जाती है, और मिल्क भी एनिमल फूड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसको हार्ट और इसका प्रॉब्लम आ जाती है उनको पूरा मिल्क नहीं लेना है, वो तो छाछ वगैरह ले सकता है, उसका प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें स्निग्ध पदार्थ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली चीजें नहीं है। सर ऐसा है, उसमें जैसे आपने अभी बताया ना सर कि वात पित्त कफ की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है शरीर की, उसके आधार पे बहुत सारे फूड्स हैं वो अवॉइड करना है। इसी प्रकार से सी फूड के साथ दूध नहीं लेना है, आयुर्वेद बोलता है। तो हो सकता है साउथ में फिश लेते हैं तो दूध नुकसान करता होगा उनको,
तो इट मे बी कि उनको वाइन किया हो या रिस्ट्रिक्ट किया हो कि आप मछली के साथ में दूध नहीं लेना है, तो ये भी हो सकता है। अभी सर जी हमारा एक छोटा सा प्रश्न कॉमन था। फैक्टर ये है, मैं आपको सभी लोगों को बोलता हूँ कि आपका जब एज बढ़ता है आफ्टर 50-55, तो व्हाइट प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला, व्हाइट प्रोडक्ट्स, व्हाइट यानी कि व्हाइट में मिल्क भी आएगा, आपका घी आएगा, व्हाइट में आपका शक्कर आएगा, व्हाइट में आपका सॉल्ट आएगा, व्हाइट में आपके राइस आएगी, ये व्हाइट प्रोडक्ट। यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला है, जब एज बढ़ती है 50-55 के आगे, तो ये अगर हमने अवॉइड कर दी व्हाइट प्रोडक्ट्स, अवॉइड यानी कि पूरा बंद नहीं करना है लेकिन कम लेना, क्या ये सब व्हाइट प्रोडक्ट्स अगर हमने कम किए तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। क्योंकि सॉल्ट खाने से बीपी बढ़ता है, घी खाने से स्निग्ध पदार्थ, मिल्क खाने से स्निग्ध पदार्थ ये हो जाती है, बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, शक्कर खाने से डायबिटीज हो जाती है। यानी कि ये सब ये व्हाइट जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे खाने में, वो एक सर्टेन लेवल के बाद में कम करने चाहिए, पूरा बंद नहीं करने का है, लेकिन उसका प्रमाण कम करना है। तो उसमें एनिमल फूड भी आ जाती है। सर जी हमारा एक छोटा सवाल था कि दूध के साथ में रोटी खा सकते, ज्वार की रोटी खा सकते, तो निश्चित रूप से केले में तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा है, तो केला और दूध खाने में साइंटिफिकली क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हम ऑरेंज के बारे में आपको किसने कहा केले में कार्बोहाइड्रेट है? केले में कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा, केले में ग्लूकोज ज्यादा है और उसमें स्टार्च रहती है, उसमें विटामिन भी रहते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद में बोला है कि वो उसके साथ ही विरुद्धान्ना है। अभी मैं तो बोला ना कि मैं तो एलोपैथिक का हूँ, अलग अलग पैथी का अलग अलग ये है अपने, लेकिन विरुद्धान्ना हम भी मानते हैं, विरुद्धान्न खाने से डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो नहीं लेना चाहिए। सर भोजन के बाद पानी नहीं लेना, और छाछ के लिए बोला जाता है कि छाछ ले सकते हैं, छाछ ठंडा भी होता है, परंतु पानी और छाछ में अंतर क्या है कि अपन छाछ ले सकते हैं और वो अपन के लिए ठीक रहेगा, ऐसा इसके बारे में बताने का कष्ट करें। नहीं, अभी तो मैं बोला कि छाछ खाली लंच टाइम में ले सकते हैं, और लंच होने के बाद, इनकी दोपहर का खाना होने के बाद ही हम छाछ लेते हैं, बाद में खाने के बाद छाछ नहीं लेते हैं। पानी नहीं पीने का, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। मैं बोला ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई सा भी एसिड हो, आप देखते हैं कि एसिड में अगर पानी डाला जाए तो उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, वो नेचुरल सा है। तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक है, अगर इमीडिएटली हम पानी पीते हो तो डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूट होने की वजह से उसका जो प्रक्रिया करने का, फूड को प्रक्रिया करने के जो काम है वो कम हो जाते हैं। यानी कि हम उसमें आयुर्वेद में कहते हैं कि जठराग्नि, वो जठराग्नि अगर पानी जल्दी पिया तो जठराग्नि है तो क्षम जाती है, कम हो जाती है। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूशन। बराबर। आपके पास आपका जो क्वेश्चन है कि छाछ के बारे में, तो छाछ यानी कि पानी और उसका पीएच जो है, तो पीएच के ऊपर डिपेंड रहता है। छाछ में पीएच अलग रहता है तो पानी का पीएच अलग रहता है, और छाछ खाली दोपहर के टाइम ही ले सकते हैं, नॉट मॉर्निंग एंड नॉट इवनिंग। थैंक यू, सब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा जी ओम सर, रायता है तो रायते को तो रात्रि में भी ले लेते हैं, रायता उपयोगी है या नहीं? नहीं, रायता रात में नहीं लेना चाहिए आइडियली। अभी खाने वाले खाते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि रात में रायता में तो सिट्रस फ्रूट रहता, पूरा रहता है, सिट्रस में रहेगा, तो रात में रायता अवॉइड करना चाहिए। जी ओम ओम ओम। सर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये किसी उससे बनता है या नेचुरली हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है? नहीं, उसमें हमारी मैं बोला कि हमारे आमाशय में, स्टमक में 5 टाइप्स ऑफ द सेल्स रहती है,
तो उसमें ऑक्जेंटिक नाम का एक सेल रहता है। इट लुक्स लाइक एज अ आउल्स आई। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो दिखाई देता है, स्टमक की जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऑक्जेंटिक सेल जी उसमें एक प्रकार की अरेंजमेंट रहता है कि कैनालिकुलर रहती है, उसमें वो प्रोडक्ट होता है। वो सेल को भी नहीं डैमेज कर सकता, उसको भी प्रोटेक्ट किया है सेल को ही, और खाली खाने के बाद ही वो रिलीज कर देती है। जो भी म्यूकस के साथ होता है अंदर के, जब हमारे स्टमक है उसको डैमेज नहीं करना, खाली फूड के ऊपर उसकी प्रक्रिया होना, ये सब नेचर ने उसको केयर किया है। नेचर ने उसके पूरा क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन दिया है। वो हमारी बॉडी में ही तैयार होती है। एक ऑक्जेंटिक सेल नाम की सेल स्टमक में है, वो भी फंडिक पार्ट में। स्टमक के चार पार्ट रहते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस भी बोल के इसके पार्ट रहते हैं। तो फंडस पार्ट में उसका ज्यादा प्रमाण रहता है। जी जी यस सर जी, सर केले के बारे में तो बोला गया है सर, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर करके। कई बार उसको मतलब दूध के साथ नहीं, ऐसा भी यदि खाया जाए तो भी ये मतलब हेल्थ अच्छी रहती है और अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ऐसा ही कई सारे लिटरेचर में बोला गया है। इसलिए हमने बोल रहे थे कि व्हेन इट इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर, व्हाई कैन नॉट इट बी मिक्स्ड विद द मिल्क? दैट इज माय क्वेश्चन। नहीं, you are correct. केला is a good food, particularly when it is taken separately, isn't it? केले में बहुत सारे गुणधर्म हैं। ये अच्छा फल है, वो खाना चाहिए। वो आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन दूध के साथ नहीं लेना, ऐसा वो विरुद्धान्न उसको कहा गया है। क्योंकि दूध में जो प्रोडक्ट है और केले में जो प्रोडक्ट है उसका जो जब क्या बोलते हैं संयोग हो जाता है तो वो डाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए वो साथ में नहीं लेना। अलग अलग हम ले सकते हैं ना, क्योंकि केला तो बहुत अच्छा फल है, वो दूध के साथ नहीं लेना। उसके जो प्रोडक्ट्स, उसमें जो हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं, उसको जो दूध के इंग्रेडिएंट है और केले के इंग्रेडिएंट है, ये अगर साथ में लिए तो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए उसको विरुद्धान्न कहते हैं। साथ में नहीं लेना, अलग अलग हम ले सकते हैं, क्योंकि केला इज वेरी इंपॉर्टेंट फल, वो तो लेना ही नहीं, खाली साथ में नहीं लेना। धन्यवाद सर। और मैं आदरणीय जी हाँ, जो केला के साथ दूध स्वामी जी बताते रहते हैं, जिनको वजन बढ़ाना है तो दूध के साथ केला लें, तो नुकसान नहीं बताते स्वामी जी, बताते रहते हैं हमेशा। दूध और केला लें तो वजन बढ़ता है, वजन जिसका लो है, कम है, उसके लिए बताते हैं। विरुद्ध आहार नहीं बताते इसमें, केला और दूध। नहीं, अभी तो जनरलाइज डिस्कशन हो रहा है कि ऐसा कुछ बैन थोड़ी है। अभी जिसको डाइजेस्ट होता है वो खा सकता है ना, वो बात अलग है। और केला ज्यादा खाने से वजन बढ़ती है, सबको मालूम है, सबको पता है कि जिसको वजन बढ़ाना है उसने ज्यादा केला खाना चाहिए। और ये वजन बढ़ाने के लिए केले की उपयुक्तता है, ये बराबर है ना। आदरणीय शरद जी। यस जी ओम। सर ये जो जैसे प्लेट जो कम हो जाती हैं जैसे ब्लड के अंदर, जैसे कुछ फीवर्स होते हैं तो उसके अंदर प्लेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए क्या चीजें लेना चाहिए अपने को? अभी प्लेट यानी कि यू मीन टू से प्लेटलेट्स? हाँ प्लेटलेट्स, यस सर। हमारे शरीर में ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहती है। आरबीसी रहती है, व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, अलग अलग के तरह के सेल रहते हैं, और प्लेटलेट्स एक रहते हैं। तो प्लेटलेट्स पर्टिकुलरली जो है तो मलेरिया, डेंगू, इस आजार में, इस बीमारी में वो प्लेटलेट कम हो जाती है। उसका रेंज जो है तो प्लेटलेट 50,000 से लेके 2 लाख तक रहना चाहिए। लेकिन हम प्रिकॉशन बोल के 1 लाख के नीचे आए तो उसको बोल देते हैं पेशेंट को कि वो कम हो गई है। तो बढ़ाने के लिए कोई तो वायरल फीवर में हो जाता है, पर्टिकुलरली मलेरिया, डेंगू में, और उसमें रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना जरूरी है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं लिया तो और प्लेटलेट कम हो जाएगी। और उसके साथ कुछ फल वगैरह, सिट्रस फूड वगैरह ले सकते हैं। कीवी बोल के एक फूड आता है, वो कीवी जी सर, कीवी का सर मुझे भी बताया गया अपने यहाँ से।
यस यस। तो नहीं मुन्नीलाल नहीं, सर वो जी ने बढ़ाने वो के लिए बोल रहा करवाया, हूँ तो कीवी में बहुत तेज बढ़ा सर, उसमें बढ़िया। यस यस। ये तो मैं अभी नेचुरल बोल रहा हूँ, अभी कुछ उसकी दवा वगैरह अलग रहती है, वो बात अलग है, वो डॉक्टर हम ट्रीट करने वाले, वो जनरलाइज पीपल के लिए बोल रहा हूँ। ये जी सर जी, इसमें हो जाता है, कीवी में बढ़ जाती है, बराबर है। जी 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 सर, थैंक्स। आदरणीय आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं पतंजलि योगपीठ से। वो आए आज हमारी योग कक्षा और हमारे चीफ गेस्ट महोदय के उद्बोधन पर अपने कमेंट प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि दंपति हमारे दोनों, उनको बहुत अभिनंदन। आपने योग कराया और उसके बाद जो हमारी वार्ता हुई है, चर्चा हुई है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी परंपरा के ऊपर हम भोजन लेते हैं। जैसे कि मैंने भी जब से व्रत करना किया शुरुआत, तो केले के साथ दूध जरूर दिया जाता था घर में कि ये चीज खाद्य पदार्थ के रूप में है, और आपने आज उस विषय पर भी हमने चर्चा की। तो मुझे लगता है कि हमारे अपने जीवन में जो संतुलन बनाने की जरूरत है, अपनी स्थिति के अनुसार और अपनी अवस्था, मतलब एज के अनुसार हमारे जीवन पर जो संतुलन बनते रहना है। विशेष करके जब ज्यादा उम्र होती है तो उस समय संतुलन का प्रकार भिन्न हो सकता है। युवावस्था में संतुलन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है शायद, भोजन में कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बच जाता है, लेकिन उसमें भी संतुलन बनाने की जरूरत है। और इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को कार्य करना है। जहाँ तक के जो भोजन के प्रकार हैं उसमें चॉइसेस हैं, कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ सभी लोग 99% नॉन वेजिटेरियन, और उसको खा करके वो अपना जीवन और सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। तो हमारे देश में हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस पर हमने वेजिटेरियनिज्म की तरफ हमारा जोर रहा है और उसके प्रति भी हमें बताया गया है। लेकिन मूल रूप से जीवन में संतुलन बनाने के ऊपर बातचीत हुई है। चाहे कोई भी चीज की गई हो, बताई गई हो, सबका निष्कर्ष एक ही है कि हम संतुलन बनाए रखें। और मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी लोग खा लेते हैं, कुछ जगह पर मछली को भी वेजिटेरियन ही मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो मछली को, अंडे को वेजिटेरियन का हिस्सा ही मानेंगे, उसको नॉन वेज ही नहीं मानते। तो लेकिन वो उनकी अपना कल्चर है, वो उनके जीने की परंपरा है। उन्होंने जिंदगी में उसी तरह से इसको लेकर के आगे बढ़े हैं। और अब मैंने देखा है कि लोग स्पेशलाइजेशन करने लग गए हैं। लोग कहने लग गए हैं कि हम ये चीज नहीं खाएंगे, ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ये चीज ज्यादा अच्छी है। तो ये सब चीजों को स्पेशलाइजेशन करने को हमें उसके साथ जो आवश्यक तथ्य हैं, आवश्यक चीजें हैं, और हमारे उसमें मन में भी एक बात आ जाती है कि ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। कई लोग वीगन परंपरा की तरफ बढ़ते जाते हैं कि हम भोजन में हम जानवर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं। कि इसको चीज को हम आगे करते हुए किस प्रकार से अपने जीवन पर, अपने परिवार में, अपने जो कल्चर है उसके साथ कैसे इसको जोड़ें, और किसी भी चीज को हम अंधविश्वास की तरफ नहीं ले चलें। उसके लिए एक कैलकुलेटेड तरीके से, एक सोच समझ करके, एक न्यूट्रल तरीके से सोचते हुए अपने खाने के बारे में जो विषय है उसके ऊपर सार्थकता से चर्चा करते हुए, उस विषय पर जानकारी लेते हुए, और फिर अपनी चॉइसेस खुद करें। ये दूसरे के ऊपर आधारित नहीं हो कि फलाना ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हो सकता है वो चीज उस स्थिति में, उस परिस्थिति में अच्छी हो। जैसे कि हम दक्षिण भारत के बारे में बातचीत कर रहे थे कि वहां पर कुछ एक अलग तरह से भोजन को लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा है। इसी तरह से ठंडी जगहों पर कुछ भोजन की दूसरी परंपराएं हो सकती हैं। तो ये परंपराएं हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण, खाने की उपलब्धता और हमारी अपना सामर्थ्य और हमारी जो क्षमता है
उसके आधार पर निर्भर होनी चाहिए, ना कि किसी एक चीज पर कि इसको हमें छोड़ना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि हम पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखें और ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करें कि ऐसा ही करना है। और लेकिन जो कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि एक फ्रेमवर्क हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बनाना चाहिए कि हमारा फ्रेमवर्क खाने का क्या होना चाहिए। उसका ढांचागत रूप से हमें किस तरह से हम इस चीज को भोजन को देखें और किस तरह की अलग अलग कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में वहां पर हम उस विषय भोजन के चूज करने के लिए अपने दिलो दिमाग से सोचते हुए अपना खाना स्वयं चयन करें, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहें कि यही चीज हमें करना है, चाहे वो उसके कुछ भी परिणाम हो, चाहे वो कुछ कहीं से भी मिले नहीं मिले, वो वहाँ के अनुकूल हो या नहीं हो। और इस तरह की चीजें भी हम देखते हैं कि अ, कई लोगों ने यह भी कहा है कि हमें वह चीज खानी चाहिए जो हमारे आसपास हमारी जलवायु में उगती है, उसी को लेना चाहिए, बाहर की जो चीजें हैं उसको उसका अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि ये सही है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जो चीजें वहां पर प्राकृतिक रूप से नेचुरली उग सकती है, आराम से उग सकती है, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के, उन चीजों को हमें ज्यादा भोजन उसका उपयोग में करना चाहिए। और जो चीजें हमारी उस जलवायु में नहीं होती हैं, तो उसके प्रति ब्लाइंडली नहीं भागना भागना। तो इस तरह से हमारी जीवन शैली भी है, हमारा भोजन भी है, हमारे विचार भी हैं, उसमें संतुलन बनाते हुए हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा वो रहेगा, एक अच्छा प्रामाणिकता के साथ हम जीवन यापन कर सकते हैं। और साथ ही बहुत अच्छा तरीके से योग की कक्षा भी रही हमारी। और मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि आज हम अभी थोड़ी देर बाद दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका योजना, वहाँ पर मीटिंग भी है और संभवतः आज उनके साथ भी पतंजलि का MOU साइनिंग भी हो जाएगा। तो आशा है कि हम बहुत सारे महिलाओं के साथ, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ और उनके द्वारा बनी हुई संस्थाओं के साथ मिलकर के आगे सहयोगी के रूप में, सरकार के एक सहयोगी के रूप में हम लोग अपना भूमिका अपना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सब जगह पर खुद ही काम करें, लेकिन जहाँ पर भी जो सहयोग हो सकता है, जो आवश्यकता हो सकती है, उसके अनुरूप हम अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे, सरकार को साथ लेते हुए, वहां पर उनकी मदद करते हुए, तकनीकी रूप से, अन्य रूप से उनको सहयोग करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने हमारे योग शिक्षिका डॉक्टर ज्योति जी और डॉक्टर धात्री जी जो जिन्होंने आज इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में संयुक्त रूप से अपना मार्गदर्शन दिया। बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों के एक तो योग और आहार पर संयुक्त रूप से चर्चा हुई। ऐसा परिवार हमारे देश को निश्चित है कि समृद्ध बनाएगा, उन्नति बनाएगा और मार्गदर्शन देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और सदन में हमारे भाई बहनों ने अपने क्वेश्चन भी किए। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी कुछ कहना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं जी। जी आदरणीय, ओम सभी को ओम वंदन अभिनंदन। आज की योगाचार हमारे डॉक्टर साहब और हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा हम लोगों को बताया। और हमारे अभी आदरणीय शरद वर्मा जी का सवाल था प्लेट रेट के लिए, तो कुछ मेरे पास भी जानकारी थी तो मैंने कहा उसको शेयर कर दूं। उसमें पपीते के पत्ते का रस 2-2 चम्मच दिन में 3-4 बार दे दें तो उससे भी जल्दी प्लेट रेट बढ़ते हैं। और अपनी पतंजलि की रेडीमेड दवा बन गई है प्लेट रेट के लिए, प्लेटो ग्रेड, नोट करना चाहें तो प्लेटो ग्रेड, तो जी जी इसको लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके प्लेट रेट बढ़ जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ सबको ओम वंदना जी ओम जी धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। प्लेटो ग्रेड के बारे में आपने बताया और
कीवी का उन्होंने प्रयोग किया था और बड़ा लाभ मिला और तुरंत जो है उनके प्लेटलेट बढ़ गए थे बहुत। और इस प्रकार की जो जानकारी सदन में प्राप्त होती है, निश्चित है कि सदन से लाभ मिलता है। आदरणीय रंजना बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? आपका स्वागत है। हाँ जी, सदन में हूँ। मैंने भी प्लेटलेट के बारे में जो अभी भगवान दास भैया ने बताया है कि प्लेटलेट के लिए जो पपीते का रस यूज करते हैं वो मैंने भी अपने खुद बेटे के लिए किया था, तो वो जल्दी ही अस्पताल में ही था, उसके प्लेटलेट बहुत कम हो गए थे 2-3 कोरोना से पहले। तो मैंने घर में ये पपीता का यूज किया था, तो इससे जल्दी ही प्लेटलेट बढ़ गए। तो यही कहना था बस सदन में। ओम जी धन्यवाद। विशेष अनुभव जो जिन्होंने उपयोग किया है और उन्होंने अपना अनुभव बताया, जिससे आने वाले किसी को अगर कोई समस्या आती है तो उसका शीघ्र समाधान हो जाता है। बहुत सुंदर। अब आगे 8 बजने वाले हैं। चलिए मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन सुझाव सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों को प्रणाम। बहुत ही सुंदर योग कक्षा और मुख्य अतिथि का उद्बोधन रहा। और ये इस तरह से हम जब योग और स्वास्थ्य आहार की चर्चा करते हैं तो ये योगमय आहारमय भारत अन्नपूर्णा को प्रदर्शित करता है, लक्षित करता है। और जो एक लड़ाई दिखती है आयुर्वेद, एलोपैथ, यूनानी और पैथियों में, जो कि लड़ाई न होकर के ये सहयोगी हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय कौन सा कहते हैं कि सहयोग। तो सहयोग की भावना से ही ये अलग अलग पैथ बने हैं। और भोजन की विधा है, भोजन ही औषधि है। और ये बात भी स्पष्ट है अगर कोई एलोपैथ का विशेषज्ञ कहता है। और जो आजकल की भ्रांतियों को तोड़ते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है कि समग्र स्वास्थ्य के लिए उनका जो उद्बोधन रहा है बड़ा ही अच्छा रहा। और जो भ्रम की स्थिति बहुत बार आती है, बहुत बार तो अब तो ऐसा भी है कि बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अब जो एनिमल फूड नहीं लेकिन एनिमल फूड जैसा कुछ, यानी दूध नहीं लेकिन दूध जैसा कुछ, सब्जी नहीं सब्जी जैसा कुछ लैब में तैयार होकर के। तो ये भी एक तरह की भ्रांति है। और इसके साथ साथ जब मैंने रिसर्च किया, लोगों से पूछा, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी साथ साथ में तैयार हो रहा है। और ये पश्चिम से मार्केट भारत की ओर आ रहा है, हमारी आदतों में, हमारी फूड बिहेवियर में, हमारी भोजन शैली में प्रवेश कर रहा है। और जो ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उनको लोक लुभावन तो है ही है, लेकिन साथ में दूसरों के लिए ये रोग का कारण इस तरह की जीवन शैली हो सकती है। तो आज के हमारी जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से कि जो दूध है हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यकता है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जब ये पशुवत ही तो सच में बहुत सुंदर है। आज के टाइम पे ये कहना कि हम पशु हैं, लेकिन पशु का अगर उदाहरण देखें तो एक जागृत आत्मा ही है। और इस तरह की जो योग गंगा, आहार की गंगा आगे बढ़ रही है, बहुत सुंदर। जो अंत में जो पपीते के पत्तों की बात है, बहुत ही कारगर साबित होती दिखी है। मैंने भी प्रयोग किया है, कई साथियों ने प्रयोग किए हैं, खासकर डेंगू और जो प्लेटलेट्स के गिरना। तो कुल मिलाकर आज का दिन आप मुख्य अतिथि जी ने और योग शिक्षिका जी ने शुभ बनाया। सभी को शुभ मंगल कामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी सादर आमंत्रित हैं, बात रख सकते हैं। जी ओम। सदन में सभी उपस्थित महानुभावों को सत सत नमन वंदन। और आज की योग शिक्षिका मैडम और योग अपना चीफ गेस्ट थे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत उद्बोधन अच्छा रहा। हमारा एक थोड़ा सा प्रश्न था कि जो शरीर के अंदर में गिल्टी सभी जगह गांठ छोटे छोटे हो जाते हैं, हाथ से लेकर के पीठ तक, इसका क्या कारण है? हमने तो सुना है कि कफ बिगड़ने के बाद
इस तरीके से ऐसा शरीर प्ररूप धारण हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी दें और इस पर क्या खान पान पर कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको क्या सुधारा जाए, इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। ओम। जी, आदरणीय डॉक्टर साहब से उमाशंकर जी का सवाल है कि जो शरीर में गिल्टी हो जाती हैं, छोटे छोटे फोड़ा टाइप के होते हैं अंदर ही अंदर, और वो उनका क्या समाधान है? अगर मेरी आवाज आदरणीय डॉक्टर साहब तक पहुंच रही हो तो कुछ उपाय बताने का कष्ट करें। जी हेलो। जी सर। हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है? ये शरीर में गिल्टी हो जाती हैं जिन्हें हम टॉन्स कहते हैं, शरीर में, उनका समाधान क्या है? गिल्टी यानी कि जिसको अपन टीबी ग्रांट्स कहते हैं ना, बच्चों को हो जाते हैं, कई फोड़ा टाइप के अंदर ही अंदर हो जाते हैं थोड़े। उमाशंकर जी क्लियर करने का कष्ट करें। सर ओम, इसमें ऐसा छोटे छोटे पथरी टाइप होता है, वो दर्द नहीं करता है, उसको दबाने से इधर उधर छटकता है, और पहले थोड़ा सा बाजू में था, अभी पूरे शरीर में भी हो गया है। बाजू में था और इसके बाद में दोनों बाजू में थे हमारे छोटे बच्चे को, और फिर इसके बाद में पूरा शरीर वगैरह में भी हो गया। तो ये खान पान आस्ते आस्ते हाँ, वो जो आपको मुझे जो समझ में आ रहा है तो उसको लाइपोमा कहते हैं, कि स्किन में आया है ना। जी जी। शरीर में। हाँ हाँ, तो दैट इज अ लाइपोमा। लाइपोमा यानी कि फैटी प्रोडक्ट जब एक जगह पे आती है तो उसको लाइपोमा कहते हैं। तो उसमें स्निग्ध पदार्थ जो रहती है वो जो कम करना है। स्निग्ध पदार्थ यानी कि आपका जो धूप है, तेल है, यानी कि आपका दूध का ही प्रमाण कम करना पड़ेगा थोड़ा उसमें। जी जी। ये कम करने से वो कम होगा। जो लाइपोमा कहते हैं, जब हमारे यहाँ लिपिड्स का प्रमाण बढ़ जाता है तब ये बन जाती है। अगर वो नहीं कम होता है तो आप निकाल सकते हैं, सर्जिकली यू कैन रिमूव इट। तो सर एक जगह बोला था ऑपरेशन के लिए, तो एक जगह नहीं है, जैसे मान लें कि हाथ में एक जगह ऑपरेशन कराया तो 3-4-5 जगह है, फिर पीठ में भी अगर आस्ते आस्ते छोटा छोटा हो रहा है तो कितने उसको रिमूव कराएंगे? तो इसलिए खान पान में थोड़ा सा जी। तो खान पान में आपने ये जो स्निग्ध पदार्थ है वो कम करने चाहिए। ऑयली फूड्स आप कम करो। जी जी। यस। और प्राणायाम में कपाल भाती लोग बताए थे, कपाल भाती अगर भस्त्रिका मतलब विशेष जी। ये तो करना ही है ना, हम लोग करते हैं। कपाल भाती प्राणायाम करने से तो ये बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है। लेकिन सर ये बच्चे लोग है ना, समझ नहीं पा रहे हैं उसको खाली स्निग्ध पदार्थ कम करो, और ये बाकी प्राणायाम होगा तो करना ही है। जी जी जी। धन्यवाद सर, समझ नहीं रहे लोग। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय बहन प्रणाली जी, सादर आमंत्रित। ओम। ओम। सभी महानुभावों को वंदन प्रणाम। आज के योग शिक्षक और चीफ गेस्ट डॉक्टर जी का मार्गदर्शन बहुत सुंदर, उपयोगी, अनेक समस्याओं का समाधान करने वाला था। सम्माननीय मान्यवर भाई पवन कुमार जी, दिनेश जी का संबोधन भी बहुत मार्गदर्शक। आज का मेरा प्रश्न यही है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोकण प्रांत में दूध बहुत है, तो दूध के पदार्थ बहुत खाए जाते हैं। तो दूध के साथ ही पोहा खाना, दूध के साथ ताक, छाछ बोलते हैं, छाछ, दही के साथ पोहा खाना, ऐसे पदार्थ लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा चावल से बने पदार्थ, दूध, दही, ऐसे पूर्णतः शाकाहारी भोजन लेते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि उस वक्त बहुत कष्टप्रद जीवन था, खेती का काम ही था, इसलिए वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होता था और उपयोगी होता था। मेरी माँ का एक समस्या थी कि मुझे ये कहना है कि इस माहौल में वो रही और उसको चूल्हा आदि हमारे यहाँ फूकते थे, तो इसके कारण उसका एक फुफ्फुस डैमेज था। तो 4 बरस पहले ये बताया गया था, निदान हुआ था, लेकिन उनको पूर्णतः आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पतंजलि का प्राणायाम वो ठीक ढंग से
ज्यादा सीखी नहीं थी, लेकिन जो जो मैं उसे सिखाती वो करती थी और अपनी छोटी छोटी बीमारियां अच्छी करती थी। 6 महीने पूर्व उसे पैरालिसिस का बहुत बड़ा अटैक आया और डॉक्टर ने तो दो तीन दिन वो जिंदा रहेगी ऐसा बोला था, लेकिन प्राणायाम और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एलोपैथी भी थी। 6 महीने ही शुरू की थी एलोपैथी, लेकिन 6 महीने वो हमारे साथ जिंदा रही। ये परमेश्वर की कृपा। मुझे तो लगता था कि उन्होंने 4 बरस झुंझ दी थी इस आजार के साथ, तो पूर्णतः आयुर्वेदिक और ये ग्रामीण जीवन की वो मूर्तिमंत रूप थी, वो जिंदा रह सकी। मुझे यही कहना है कि प्राणायाम और आयुर्वेदिक इस पर वो ये 4-5 बरस हमारे साथ जी सकी। ये एक मेरा अनुभव साझा करना था। उनको जो पैरालिसिस हुआ था उनमें वो कमर के नीचे पूर्णतः पैरालिसिस हो गई। एक हाथ उनका दाया हाथ पूर्ण डॉक्टर ने कहा था, 4 डॉक्टर ने कहा कि ये कभी भी ये हाथ उसका अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अचरज की बात यह है कि वो अपने हाथ से खाना, इतना आनंद हुआ हमें, अपने हाथ से खाना खाने लगी। वो हाथ उन्होंने अच्छा किया, जाने के वक्त वो पूरी अच्छी होकर गई। तो ये मेरा अनुभव। सिर्फ मैंने आयुर्वेद और प्राणायाम स्वामी जी की कृपा से वो पूर्ण अच्छी हो गई, ये अनुभव मुझे कहना था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। सॉरी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने पूज्य माता जी का जो अनुभव किया, प्राणायाम का महत्व आपने बताया, आयुर्वेद का महत्व आपने बताया, जो आज इस जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्राणायाम और प्रभु स्वामी जी का बताते हैं कि आधा घंटा हमने अगर कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लिया तो हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता है। बिना किसी सोचे समझे हमें प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, ये हमारे अगर जीवन में हमने उतार लिए तो हमारे शरीर का कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता है। धन्यवाद आपका। और मेरा एक और सवाल है आदरणीय डॉक्टर साहब से कि शरीर में सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं शरीर में, पैरों में, हाथों में, छोटे छोटे से, उनका क्या समाधान है, उनका क्या उपचार है? अभी वो जो आप बोल रहे हो वो तो उसको विटिलोगो कहते हैं। विटिलोगो, विटिलोगो यानी कि हमारे स्किन में एक प्रकार की पिगमेंट रहती है, डार्क पिगमेंट, और द सन प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी मेलानिन पिगमेंट कहते हैं उसको। अगर मेलानिन पिगमेंट का अगर डेफिशिएंसी बन जाती है तो ये विटिलोगो बन जाता है। कभी कभी तो पूरा शरीर ही सफेद हो जाता है, तो उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। तो वो एल्बिनिज्म इज डिफरेंट और ये विटिलोगो इज डिफरेंट। ये विटिलोगो को आपके स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके कुछ मेलानिन प्रोन दवा लेके लगा के कम हो सकता है, लेकिन ये जो अल्बिनिज्म है यानी कि पूरा शरीर सफेद हो जाना, ये जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो जेनेटिक डिफेक्ट है। दैट इज मेलानिन पिगमेंट डेफिशिएंसी। सो आप जो बोल रहे हो छोटे छोटे पांडे धब्बे जो आते हैं, सफेद धब्बे जो आ रहे हैं, वो उसके लिए वो भी स्किन स्पेशलिस्ट से दवा ले सकते हैं, वो कम हो सकती है, क्योंकि वो मेलानिन पिगमेंट बढ़ाने का ऐसा दवा अभी वो स्किन स्पेशलिस्ट दे सकता है ये। और दूसरी बात जो है वो हम तो प्राणायाम योगा ही करते हैं कि प्राणायाम से अच्छी तरह से वो हर एक पेशी को ऑक्सीजन मिलती है, हर एक पेशी को न्यूट्रिशन मिलती है और हर एक पेशी उसका काम अच्छी तरह से करती है। तो मुझे लगता है कि आप सही तरह से प्राणायाम करते रहो, तो यानी कि कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, ये करने से सातत्यपूर्वक तो पूरी पेशी जो है तो काम करेगी। उसके साथ वो दवा लगाने का विटिलिगो को, तो वो काम बन जाएगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी ओंकार नाथ जी, आपका स्वागत है।
जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा भी एक प्रश्न है डॉक्टर साहब से। एलर्जी का क्या समाधान है? जैसे एलर्जी से छींके आना, इस तरह सब समस्या होता है। तो कभी धुआं से छिकाना, कभी धूल से छिकाना, कभी फूलों की सुगंध से छिकाना। तो इसका क्या समाधान है? क्या परहेज करना पड़ेगा कि या इसका कुछ अस्थायी समाधान है? कृपया बताएं। अभी एलर्जी जो है तो हर एक प्रकार, अलग अलग प्रकार के अलग अलग आदमी को एलर्जी हो सकती है। किसी को तो खाली धूप की भी एलर्जी हो सकती है, या तो किसी को धूलिकणों की हो सकती है। आप जो बोल रहे थे अलग अलग करता है, तो वो जी एलर्जी टेस्ट करना है आपको किसकी एलर्जी है। तो एलर्जी जी टेस्ट हम कर सकते हैं, और एलर्जी टेस्ट करने के बाद जिस फूड की आपको एलर्जी है, जिस चीज की आपको एलर्जी है, वो अवॉइड करना, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। जी ओम, मैं रमेश मेहरा सर एलर्जी के संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारे एसपीएम में जो केमिकल में काम करते थे, ऐसे एक सज्जन जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी थी, यहाँ तक कि वो दिन में लगभग 10 दस्तियां, उनके नाक से इतनी नाक बहती थी, पानी तरल पदार्थ की 10 दस्तियां भीग जाती थी। साथ ही उनको घर वालों ने भी उनको एक कमरा अलग रिजर्व कर दिया था कि आप यहाँ रहेंगे, क्योंकि जिनके संपर्क में भी आते उनको भी सर्दी हो जाती थी। वह मेरी कक्षा में आए और मैंने उनसे कहा कि आप लगातार भस्त्रिका प्राणायाम को बढ़ाइए, और जब उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम बढ़ाया, आज वो बिल्कुल अच्छे हैं और दिसंबर के महीने में भी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो एलर्जी का सबसे अच्छा जो उपाय है वो भस्त्रिका प्राणायाम के समय को बढ़ाना। जी ओम। अभी आप जो बोल रहे हो भस्त्रिका प्राणायाम ही खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही होता है, और एलर्जी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि नाक में से लेके लंग तक जो को भी जिसकी एलर्जी है वो भस्त्रिका से कम हो सकता है। लेकिन सर कम नहीं, बहुत बिल्कुल ही स्वस्थ हो गए, इतने स्वस्थ हो गए सर कि अब तो वो मतलब लगातार स्वस्थ हैं। और दिसंबर में जो है, जो कि ठंडी चीज को छी नहीं सकते थे, ठंडी चीज को खा नहीं सकते थे, दिसंबर में आइसक्रीम खा रहा है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सर। नहीं, वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितने भस्त्रिका टाइम के लिए बेस्ट किया है। भस्त्रिका? कितने टाइम के लिए भस्त्रिका किया? ये जैसे हम कहते हैं 5 मिनट करो, अपन कहते हैं 3 से 5 मिनट करिए सामान्य स्थिति में। आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, आपको लाभ होते जाएगा, आप उसको करते जाएं। अब ये कोई मैंने निश्चित नहीं किया कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ये है कि आपको जैसे जैसे लाभ मिलते जाएगा मरीज को, वो स्वयं अनुभव करते है, उसको बढ़ाते जाएगा। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जी ओम। ओम जी, मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताना चाहूंगा। चाहे वो आपकी आयुर्वेद हो या प्राणायाम हो, उसमें समय भी बहुत आवश्यक है। समय का मतलब ये कि कितने, सब 1 हफ्ते करना, 1 महीने करना। क्योंकि लोग करते हैं 1 हफ्ते कर लिया और 5 मिनट की जगह 3 मिनट किया, 3 मिनट की जगह 7 मिनट किया, जबकि उसको 15 मिनट करना है और कितने लंबे समय करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है कि अगर 1 महीने लंबी पुरानी बीमारी है तो कम से कम 1 हफ्ते आपको कोई भी चीज पैथी अपनानी पड़ेगी, तब उसके लाभ प्रारंभ होंगे। ठीक नहीं होगी तो ये मन में भ्रांति जरूर रहती है, तो जरूर बताएं। इसलिए आयुर्वेद भी बोलता है कि कम से कम 3 महीने दवा लेनी पड़ेगी। 3 महीने लेनी पड़ेगी मतलब कम से कम मान के चला जाता है कि 1 साल पुरानी बीमारी होती है वो। तो ये सब चीजें थोड़ा अपने को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ओम, जैसे मैं वो व्यक्ति जो हैं वो तो अब लगातार नियमित कर ही रहे, क्योंकि उनको तो इतना लाभ हो गया। वो एसपीएम में सर्विस में थे, उन्होंने सारे मेडिकल जो है यहाँ से लेके बंबई तक अपना इलाज करा चुके थे, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं एसपीएम में केंद्रीय नौकरी होने के कारण उनको सब मिलती है, परंतु उनको केमिकल में काम करना पड़ता था, उससे फायदा नहीं हो रहा था। अब वो तो नियमित कर रहे हैं लगातार, मतलब वो कोई क्योंकि उनको लाभ हुआ तो वो तो फायदे में है, तो वो तो कर रहे हैं, तो आज तक कर रहे हैं। मतलब 2010 से लेके आज तक वो मतलब कर ही रहे हैं। जी ओम।
जी धन्यवाद मेहरा जी। मैं शर्मा जी से जब मिला था, जो एसपीएम वाले शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनका वीडियो बनाया था, उनकी एलर्जी के बारे में जब बताया था कि ऐसे ही उनकी नाक बह रही थी, उन्होंने सारी जगह दवाई कराई और अंतुगत्वा परिवार से अलग रहने लगे वो। और आपके द्वारा जब अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम बताया गया, अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम उन्होंने किया और वो उन्होंने 15-15 मिनट और आधा घंटे किया। और परम पूज्य स्वामी जी का जो मैंने आज बताया, जैसा हम एमएल गौर साहब के साथ जाते हैं कि समय जरूरी है, अगर हम समय पर निर्धारित नहीं करेंगे तो उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा और वो कहेगा कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। हमारा समय बहुत जरूरी है। हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, 3 प्राणायाम जीवन में हर हालत में करना चाहिए। और अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है या बीमारी है तो 15-15 मिनट से कम तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप जो है 15-15 मिनट कर रहे हैं